अच्छा, क्या लगता है कि राह आसान होगी? क्योंकि इस इलाके में राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा नाम है और बड़ी ख्याति है उनकी। देखिए सर, पहले तो आप ये देखिए कि नारनौल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें राव इंद्रजीत सिंह को सबसे कम वोट मिलते हैं। अब से नहीं, जब से राव वीरेंद्र सिंह जी जो है तब से नारनौल में बहुत कम वोट मिलते हैं। अगर लोग मेरे से प्रभावित हैं तो उसमें राव इंद्रजीत सिंह के फॉलोअर वो भी प्रभावित है। बल्कि मैं तो कहता हूँ राव इंद्रजीत सिंह को मेरे खिलाफ वोट डलवाने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं आता हूँ, मेरी जगह कोई और होता है तो जोर भी नहीं लगेगा। आपकी पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी जो फूट है ना, वो सामने आती है, जिससे एक नाराजगी भी एक दूसरे नेता के प्रति दिखाते हैं। तो उसको लेकर लगता है कि आप किस खेमे की तरफ आपका ध्यान ज्यादा रहेगा? रिटायर्ड आईएएस से लेकर आईपीएस अधिकारी और रिटायर्ड जज तक लगातार कांग्रेस में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कांग्रेस में? ये अन्य पार्टियों में क्यों नहीं जा रहे? और क्या इनकी राजनीति तय करने वाले हैं भविष्य में ये? आज हमारे साथ रिटायर्ड जज राकेश यादव है, जो नारनौल विधानसभा से कांग्रेस के रूप में अपने ताल ठोक चुके हैं। राकेश यादव रिटायर्ड जज है, इनसे जानेंगे कि इनका कांग्रेस में आने का क्या कारण है और राजनीति को किस तरह से ये देखते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं कि आप जो बीजेपी और अन्य पार्टियों को छोड़कर आप कांग्रेस में क्यों आए? कांग्रेस की जो विचारधारा है ना, इंक्लूजन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब सभी लोगों को मिला करके चलने की जो विचारधारा है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और इसीलिए मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। उनके पास तो सिर्फ एक हिंदुत्व का मुद्दा है जिसको लेकर के वो चलते हैं। फिर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जहां तक बुद्धिमता का प्रश्न है, किसी भी स्टेट को गवर्न करने का, देश को गवर्न करने का या किसी परिषद को भी गवर्न करने का, तो उनके पास कोई पॉलिसी डिसीजन कभी नहीं रहा। हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है और भारत में तकरीबन 10 साल से भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कोई भी निर्णय पॉलिसी के बारे में जिससे कि आम आदमी को फायदा होता हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया है। तो ये साफ जाहिर है कि कांग्रेस में हमेशा से बुद्धिजीवी लोग रहे हैं और बुद्धिजीवियों की तो बीजेपी में तो मैं तो कहता हूं बिल्कुल जो है कमी है। उनके पास तो बुद्धिजीवी है ही नहीं। तो जो भी व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है, पढ़ता है, इतिहास पढ़ता है, अर्थशास्त्र पढ़ता है, राजनीति पढ़ता है और जिनका सामान्य ज्ञान अच्छा होता है, वही तो नौकरी में जाएंगे ना। आईपीएस बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, जज भी बनने के लिए कानून की, इतिहास की, समाज की, इन सब की जानकारी होना जरूरी। अब आजकल जो लोग जानकारी ले रहे हैं वो व्हाट्सएप से ले रहे हैं। तो व्हाट्सएप की जानकारी जो ले रहे हैं और फिर व्हाट्सएप की जानकारी से जो लोग आगे चल रहे हैं, बिल्कुल गलत। सर, सत्ता में तो पिछले 10 साल से बीजेपी है, केंद्र में, हरियाणा में। तो फिर आप कहते हैं कि बुद्धिमता नहीं है, और फिर केंद्र और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार फिर कैसे आ गई? देखिए, सरकार के आने के बहुत से कारण होते हैं। जो एक आपने, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में बताऊं, एक होती है डेंजरस परसुएशन। अब आप देखेंगे कि बाबा राम रहीम है, बाबा राम रहीम के तकरीबन 20-25 लाख फॉलोअर हैं। उसकी सजा हुई, बलात्कार के मुकदमे में अंदर गया। आसाराम बापू हैं, उनके 20-25 लाख फॉलोअर होंगे, हो सकता है करोड़ों में हो, उनकी भी सजा हुई, बलात्कार के मामले में अंदर गए हैं वो, और ये साबित भी हो चुका है। तो किसी के फॉलोअर होना ये साबित नहीं करता कि वो आदमी अच्छा है। केवल भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट मिल रहे हैं और वो सरकार में आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है या वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए वो लोग उनको वोट दे रहे हैं। क्या लगता है कि आप कांग्रेस से नारनौल विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं? क्या लगता है कि राह आसान होगी कांग्रेस से टिकट पाना और चुनाव जीत पाना? नहीं नहीं, टिकट मिलने की राह तो हमेशा ही मुश्किल रहती है। और अब तो और भी मुश्किल आप देखिएगा कि नारनौल में तकरीबन 28 साल से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट जीता नहीं है। तो यहाँ आने के लिए तो मतलब किसी भी आदमी के पास जिगर चाहिए और बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अगर राउंड द क्लॉक कोई आदमी मेहनत नहीं करेगा कांग्रेस के लिए तो वो जीत ही नहीं सकता। जहां तक मेरा प्रश्न है, तो मैंने 20 साल यहाँ पर वकालत की है, लगातार लोगों के संपर्क में रहा हूँ। गांव मेरा नीरपुर है, पैदा नारनौल में हुआ हूँ। तो मैं तो, जैसे वो ब्लेंडेड होता है ना, ब्लेंडेड समझते हैं ना आप, ब्लेंडेड का,
तो ब्लेंडेड की तरह मैं तो ब्लेंडेड कैंडिडेट हूँ, जो दोनों जगह से ताल्लुक रखता है। तो मेरे को ये नहीं लगता कि मेरे को अगर टिकट मिलती है तो कोई दिक्कत होगी। अच्छा, क्या लगता है कि आपके मुकाबले में कौन-कौन लोग हैं इस पार्टी में टिकट के दावेदारी में, या आपको आश्वासन दिया गया है कि आपकी टिकट फाइनल है यहाँ से? नहीं, नहीं, आश्वासन की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा कोई आश्वासन किसी भी नेशनल पार्टी में किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। ये तो आपको देखना है कि आपका कैंडिडेचर कहाँ है, कैसे है, आपने कितना काम किया है, ज़िंदगी में क्या किया है। तो उसके हिसाब से आप अपना दाँव पेश कर सकते हो। पूरा का पूरा रिज़्यूम होगा, पूरा का पूरा जो हम काम कर रहे हैं वो जाएगा एआईसीसी में और उसके बाद फैसला होगा। ये तो उनके ऊपर है कि वो क्या फैसले करते हैं। मैं मेरी दावेदारी को इसलिए सशक्त मानता हूँ कि तकरीबन 50 से लेके 70-80 तक तो मैं डिबेट कर चुका हूँ यूट्यूब पे, जिनके 4-4, 5-5 लाख फॉलोअर्स हैं। मैं टीवी पे डिबेट कर चुका हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो बहुत बढ़िया डिबेट और डेक्लेमेशन में मेरे को कलर और रोल ऑफ ऑनर मिला हुआ है। मैं ड्रामेटिस्ट रहा। तो मतलब इतना काम किया हुआ है, लोगों में रहे हैं, तो फिर मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लगता है कि राजनीति में ड्रामेबाजी आनी जरूरी है। चलिए, आपका क्या लगता है कि यहाँ से मंत्री है ओम प्रकाश यादव, आप लोगों के बीच जाते हैं, और तो उनका फीडबैक किस तरह से आपको मिलता है कि भाई किस तरह के काम करवाए हैं, जनता कितनी उनसे खुश है, या नाराजगी आपके सामने जाहिर करी हो? नहीं, जनता तो बेशक उनसे नाराज है। जिन कारणों से नाराज है उसके बारे में मैं तो देखो अभी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। बाकी जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए यहाँ पर, वो डेवलपमेंट के काम उन्होंने करवाए नहीं। एक थोड़ा कभी-कभी उनकी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, उसकी वजह से भी लोग उनसे परेशान रहते हैं। तीसरा ये है कि कोई भी आदमी कहीं भी हो, कैसा भी काम करता हो, उसके जब तक वर्किंग आवर्स ज़्यादा नहीं होंगे तब तक वो इलाके का भला नहीं कर सकता। अगर आप 7 बजे सो जाएँगे और सुबह 11 बजे उठेंगे, तो आपके पास समय नहीं है काम करने के लिए। समय तो ज़्यादा चाहिए ना, अब उनके पास समय क्यों नहीं है, ये तो ईडीओ साहब ही बता सकते हैं कि क्यों इतना समय व्यर्थ हो जाता है उनका। मैं तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, हालाँकि मेरे अच्छे संबंध रहे हैं उनसे, पर मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा, क्या लगता है कि राह आसान होगी, क्योंकि इस इलाके में राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा नाम है और बड़ी ख्याति है उनकी, तो उनसे मुकाबला, क्योंकि बीजेपी का भी यहाँ पे मजबूत जनाधार है, दोनों बार दक्षिण हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाई है, और राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा, तो क्या लगता है कि आप आसानी से उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए सर, पहले तो आप ये देखिए कि नारनौल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें राव इंद्रजीत सिंह को सबसे कम वोट मिलते हैं। अब से नहीं, जब से राव वीरेंद्र सिंह जी जो है तब से नारनौल में बहुत कम वोट मिलते हैं। तो अगर पूरी अहीरवाल में कहीं सबसे कम किसी का प्रभाव किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो वो नारनौल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जहां तक राव इंद्रजीत सिंह जी से टक्कर लेने की जरूरत हो, तो हमारी क्या टक्कर है उनसे? हमारा तो, मैं तो असेंबली के लिए चल रहा हूँ, वो तो पार्लियामेंट के हैं, वो तो बहुत बड़े नेता हैं। नहीं, उनका यहाँ पे नाम है, उनके वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, और कांग्रेस में आप हैं, तो लगता है कि आपको जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, सब चीजों को मात दे पाएंगे? देखिए सर, ऐसा है कि मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि किसी भी पार्टी के अंदर किसी भी कैंडिडेट के जिसको भी वो टिकट देती है, उसका जो व्यक्तिगत, जो उसका समाज के प्रति, समाज में रह करके जो उसने व्यक्तिगत जो कमाई की है, वो एक बड़ा अहम रोल रखती है। तो मेरे को देख करके, मेरे स्वभाव को देख करके, मेरे काम को देख करके, मेरी ईमानदारी को देख करके अगर लोग मेरे से प्रभावित हैं, तो उसमें राव इंद्रजीत सिंह के फॉलोअर वो भी प्रभावित हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ राव इंद्रजीत सिंह को मेरे खिलाफ वोट डलवाने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं आता हूँ, मेरी जगह कोई और होता है, तो जोर भी नहीं लगेगा उनको। ये बात है। आपकी पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी जो फूट है ना, वो सामने आती है, जिससे एक नाराजगी भी एक दूसरे नेता के प्रति दिखाते हैं, तो उसको लेकर लगता है कि आप किस खेमे की तरफ आपका ध्यान ज्यादा रहेगा? देखिए जी, जहां तक खेमे का प्रश्न है, जब भी कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसे के मेंटर की जरूरत होती है। तो मेरे मेंटर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा एसआर के ग्रुप में किसी भी व्यक्ति से कोई द्वेष है या ऐसा कोई बात नहीं है। तो मेरे मेंटर हैं वो, और मैं उनसे सीख रहा हूँ राजनीति कैसे की जाती है। और इस काम में दीपेंद्र सिंह जी एमपी वो मेरी सहायता करते हैं कि भाई ऐसे सीखो। तो जो मेरे को ठीक लगता है मेरे इलाके के लिए कि भाई हमारे क्षेत्र में, खासकर इसमें महेंद्रगढ़ जिले में ये काम होना चाहिए, उसके बारे में मैं उनको फीडबैक भी देता हूँ कि भाई हमारे इलाके में इस चीज की जरूरत है। एक एसकार के जो ग्रुप है, किरण चौधरी का यहाँ से उनकी बेटी लोकसभा की तैयारी करती है, उनकी सीटें आती हैं यहाँ से, चारों विधानसभाएं महेंद्रगढ़ भिवानी जो लोकसभा की सीट है वो विधानसभा उनमें आती है। तो खासतौर के ऊपर देखा जाता है कि जिसकी लोकसभा लगती है विधानसभा की सीटें टिकट का वितरण में उनका बड़ा सहयोग होता है। और आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या लगता है कि किरण चौधरी और ये आपकी टिकट में कहीं दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं मैडम, किरण चौधरी क्यों दिक्कत करेंगे? अगर उनको मैं भला आदमी लगूंगा तो मेरी सपोर्ट करेंगी। देखिए, आप किरण चौधरी जी के बारे में जहां तक ताल्लुक है, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस को नुकसान हो। अगर मैं जीतने वाला कैंडिडेट हूं तो किरण चौधरी जी क्यों चाहेंगी कि मेरे को टिकट ना मिले? आप बताइए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर किरण चौधरी जी का कोई कैंडिडेट बढ़िया है, मतलब कहीं जा रहा है, तो उसकी हुड्डा साहब क्यों खिलाफत करेंगे? बाकी देखो, फैसला तो आपको भी पता है दिल्ली से होता है, तो फैसला उन्हीं को करना है। उनको ये देखना है कि कौन सीट निकाल सकता है, कौन नहीं निकाल सकता है। तो इस मामले में मेरे को कोई शक शुबा नहीं है। दिल्ली से फैसला होता है तो विकास के कार्यों में भी तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली से फैसला आए तब यहाँ? ऐसा कांग्रेस में कभी नहीं हुआ। विकास के कार्य आप देखेंगे कि जितने भी राज्य हैं उनके जब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो उसके बाद वही काम करते हैं। ये दिक्कत आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या आम आदमी पार्टी की सरकार में, कि उनकी सरकारें दिल्ली से चलती हैं। आप देख लीजिए, एमपी के चीफ मिनिस्टर यादव साहब, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, वो कुछ काम नहीं कर सकते। आपको मैं अंदर की बात बताता हूं कि अब तक राजस्थान में कोई भी काम और शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। तो जब इतने दिन हो गए वहां पे काम शुरू नहीं हुआ, तो इससे साफ साबित है कि वो उनकी सरकारें तो दिल्ली से चलती हैं। कांग्रेस में सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनाने का काम जो है केंद्रीय संगठन करता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो अपने स्टेट के हिसाब से जो ठीक होता है वो काम करते हैं, उनको जो ठीक लगता है वो काम करते हैं। अगर कुछ गलत करते हैं तो उसके बारे में उनको सलाह दी जाती है। भारत के बारे में तो सभी जानते हैं कि भाई हमारा तो संघ है, तो ये जो स्वायत्तता दी गई है स्टेट्स को, ये स्वायत्तता केवल केंद्र में कांग्रेस की सरकार ही देती है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी राज्यों को कोई स्वायत्तता नहीं है।